हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज भी किए हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला होगा। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है वो हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं और मार्केटिंग की बात करते हैं। तो इन दोनों यूनिट्स में यहाँ से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी जो है क्या कहती है, क्या कहा गया था इस थ्योरी में कि भाई हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, पहले वो शुरू होगा फिर अंत में डिक्लाइन होता रहेगा। तो इसी से अलग अलग तरीके से सवाल बनाकर कुछ अलग मॉडल्स के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्योंकि 2 यूनिट्स का पार्ट हो जाता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अच्छे से समझना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की तो ये आपकी रेमंड वर्नॉन ने बनाई थी। जब आपकी हेक्सारोलिन थ्योरी जो 2 फैक्टर एनवायरनमेंट थ्योरी थी, लियोन्टिफ पैराडॉक्स आया, उसमें वो फेल हो गई। तो उसके बाद उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके रिस्पॉन्स में बेसिकली आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आई थी। कब आई थी ईयर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, ईयर आप लोग कमेंट करके बताना कि कब आई थी ये थ्योरी आपकी। ओके, तो रेमंड वर्नॉन ने ये थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट होता है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है। अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों को अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ आपका मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन वाली स्टेज जो होती है इसमें सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, कस्टमर को ग्रैब करने के लिए आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में कोई खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। फिर आपका प्रोडक्ट एंटर करता है ग्रोथ स्टेज में, जब आप धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है, अब सेल्स आपकी बढ़ रही है। ठीक है, अब आप प्राइजेस को यहाँ थोड़ा कम भी कर देते हैं ताकि, क्योंकि अब और भी लोग देखा देखी मार्केट में एंटर करेंगे तो प्रॉफिट जो है वहाँ पर उन लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा मार्केट शेयर, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्राइजेस को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे उसकी सेल्स बढ़ती है ज़्यादा तेजी से। फिर मैच्योरिटी में पहुंच जाता है जहाँ अभी भी सेल बढ़ तो रही है लेकिन बहुत स्लो बढ़ रही है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है। दादी अम्मा जो है वो उसी सेल को रिप्रेजेंट कर रही है कि दादी अम्मा चलेंगी, अभी चलती रहेंगी लेकिन धीरे धीरे चलेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये यंग मैन भागेगा, ठीक है, और यहाँ पर दादी अम्मा चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगी, मतलब चलती रहेंगी। तो सेल्स भी बढ़ती रहती है बट बहुत धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप प्रमोशनल प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हो ताकि आप कस्टमर को बचा कर रख सको, और यहीं पर आप अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहाँ आपकी मैक्सिमम सेल आपको देखने को मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी सेल फॉल करने लगती है, प्राइजेस डिक्लाइन होने लगते हैं। ठीक है, प्राइजेस आप डिक्लाइन करते हो तो अब उस केस में अगर आप चाहते हो तो उस केस में अगर या तो आप प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दो अगर आपको लगता है लॉसेज आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है तो आप क्या कर देते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में इसे क्या कर देते हैं, हम किसी और कंट्री में ले जाते हैं। ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में ले जाते हैं जहां वापस से इसकी इंट्रोडक्शन से साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस जो है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो कि रेमंड वर्नॉन ने डेवलप की थी उनके द्वारा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ गए कि जैसे ही प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन स्टेज में आएगा तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि भाई आपका अपनी कंट्री में प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया लेकिन किसी और कंट्री में जहां पर ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी है ही नहीं, आप वहां इस प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हो और वापिस से आपका इंट्रोडक्शन से जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो इंट्रोडक्शन वाला स्टेज होता है वहां पर आप पहले तो बहुत अच्छे से मार्केट रिसर्च करते हो क्योंकि आप कुछ ऐसा डेवलप करना चाहते हो जो मार्केट में अभी तक किसी ने नहीं दिया है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन वो डेवलप करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे फिर ग्रोथ स्टेज में आते हैं, लोगों से बात पता चलता है कि हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम मार्केट में सस्टेन कर सकें। मार्केट एक्सपेंशन पे इस पे हमारा फोकस हो जाता है, हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके, ब्रांडिंग के ऊपर काम होता है। फिर मेच्योरिटी में आप प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देते हो, प्राइस एडजस्टमेंट करते हो क्योंकि मेच्योरिटी में अब आप चाहते हो कि आप जैसे तैसे करके अपना जो कस्टमर है उसको होल्ड कर कर रख सको। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। ठीक है, ताकि आप कस्टमर जो आपके बन गए हैं उनको आप होल्ड करके रह सकें क्योंकि मैच्योरिटी के बाद आप नए कस्टमर नहीं ला सकते बट जो है आपके कस्टमर उन्हें आपको होल्ड करके रखना है।
फिर आप सैचुरेशन पर पहुंच जाते हो जहां आपको मैक्सिमम अपना देखने को मिलता है सेल। उसके बाद अब डिक्लाइन होने लगता है। अब आप लॉयल कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहे हो कि भाई वो कस्टमर जो शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ स्टिक था, उसके ऊपर फोकस करते हो। और धीरे धीरे अगर आपको लगता है तो प्रोडक्ट को फेज आउट भी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि भाई यहाँ से अब मुझे नहीं कोई खास आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट, तो उसको अच्छा है कि इसको हटा दो। नहीं तो आप चाहो तो प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग कर सकते हो, उसको नए तरीके से मार्केट में लेकर आ सकते हो ताकि वो आपको अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर दे सके। तो ये बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी होती है अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से देखें तो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर, रॉजर्स मॉडल, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को देखते हुए इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, 4-5 कैटेगरी में। तो वहां पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके पूछा जाता है वो समझो। ये आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है और ये आपका रॉजर्स मॉडल है, जिसमें कहते हैं कि भाई आपके इनोवेटर्स होते हैं 3.5%, फिर अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं लगभग 13.5%, फिर ये होते हैं 34%, ये भी होते हैं 34%, और ये रह गए आपके कितने 34, 68 लेगार्ड्स कितने होते हैं 34, 68 हो गए, कितना रह गया, ये भी आपका अराउंड कुछ 6-7 आ जाता है। हाँ, तो ये लगभग आपका 15% ये हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या शो करता है कि भाई आपके बाइंग पैटर्न को देखते हुए कंज्यूमर जो है आपके इनोवेटर्स हो सकते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी हो सकते हैं, लेट मेजॉरिटी होते हैं, लेगार्ड्स होते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की स्टेज की बात करें तो यहाँ इनोवेटर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई मुझे नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, ट्राई करना है। तो इनोवेटर्स जो है इंट्रोडक्शन वाली स्टेज में आपका जो सामान है वो खरीदते हैं। फिर इनोवेटर्स का फीडबैक कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए अर्ली अडॉप्टर्स वाले आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि ग्रोथ स्टेज में। फिर अर्ली अडॉप्टर्स के फीडबैक को देखते हुए अर्ली मेजॉरिटी वाले आपका सामान खरीदते हैं और मेचोरिटी के स्टेज में आपको वो सेल देखने को मिलती है। फिर डिक्लाइन में लेट मेजॉरिटी वाले जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स होते हैं वो अर्ली मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए डिक्लाइन स्टेज में आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं। और जब आप मार्केट से फेज आउट करने को होते हो प्रोडक्ट, तब आपके बचे खुचे जो प्रोडक्ट हैं, जब एकदम मार्केट से फेज आउट होने वाला है प्रोडक्ट, तो जाके लिगार्ड्स आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं। तो ये कैसे रॉजर्स मॉडल को और आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को मर्ज करके सवाल बना दिया जाता है एग्जाम में, वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आप क्लियर हो गया है आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ईयर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई ईयर क्या था, किस साल आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो कि रेमंड वर्नॉन ने दी थी वो आई थी। ओके, तो ईयर आप कमेंट करके बताएंगे। एंड आई होप कि अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी से अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल बता सकते हो, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस में आए चाहे मार्केटिंग में आए। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम कोई स्पेसिफिक, अगर आपको कोई दिमाग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप UPLT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन बैच लाइव है, जाकर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू JRF अड्डा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज एज एन एजुकेटर हमारे लिए वही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। डेली आप टेस्ट लगा सकते हो, आपको क्लास की PDFs मिल जाएंगी, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और साथ में आपको काउंसलिंग सेशन अटेंड करने का मौका भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए आज की क्लास बेनिफिशियल रही होगी और आप नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, ठीक है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।